लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है बेटा? बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा है। मैंने आपको बताया ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, ठीक है, हिसाब किताब है जो गवर्नमेंट बनाती है हर उस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब वो ट्रांजैक्शन है जो मनी टर्म्स में हो रहे हैं, ठीक है, जो इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होते हैं। यह इंडिया का मतलब इंडियन रेसिडेंट्स हैं, जिसमें किसको किसको काउंट किया जाता है? हमारे जैसे आम लोगों को, इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को और गवर्नमेंट को। और किसको कंसिडर नहीं किया जाता है? जो टूरिस्ट होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं गवर्नमेंट के, मिलिट्री के लोग होते हैं और फॉरेन कंपनी की ब्रांचेस, इनको नहीं कंसिडर किया जाता है। तो हमको क्या करना है? फोकस ये रखना है कि इंडिया में कौन कौन आ रहा है, इंडिविजुअल हम जैसे लोग, फर्म या कंपनी, गवर्नमेंट। हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किससे कर रहे हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, मतलब अदर कंट्रीज से। तो इस पे गवर्नमेंट जब अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाती है तो उनका सीधा सा हिसाब है, जितना इंडिया की इनकम एंड गेन है उसको क्रेडिट में दिखाती है, और जितना एक्सपेंस एंड लॉस है उसको डेबिट में दिखाती है। ठीक, ये बात मैंने आपको बताई थी। अब मैंने बोला था जब ट्रांजैक्शन होते हैं तो चार हेड्स में ट्रांजैक्शन को लिया जाता है: विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर। राइट, मैंने यही आपको बताया है। विजिबल आइटम का मतलब मैंने बताया था केवल गुड्स को कहा जाता है। जो आप गुड्स की एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो वो भी एक तरह का ट्रांजैक्शन है और उसे विजिबल आइटम्स कहते हैं। इनविजिबल आइटम्स क्या होते हैं? सर्विसेज होती हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम आती है। उसमें मेनली तीन को कंसिडर करते हैं: शिपिंग, इंश्योरेंस और बैंकिंग। फिर मैंने तीसरा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का आइटम बताया था, कौन सा? यूनिलैटरल ट्रांसफर बताया था। यूनिलैटरल ट्रांसफर को अनरिक्विटेड ट्रांसफर भी कहते हैं। ये वन साइडेड ट्रांसफर है, जैसे आप किसी को गिफ्ट भेज, ठीक है, आप गिफ्ट भेजते हो अगर बोला जाए, या फिर आप किसी तरह का रेमिटेंस कर रहे हो। रेमिटेंस करने का मतलब मनी ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये यूनिलैटरल ट्रांसफर कहलाता है। और चौथा हेड मैंने आपको बताया था कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर मतलब बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, लमसम अमाउंट इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या होता है? या तो आप उधारी देते हो दूसरे देश से, या उधारी रीपे करते हो, या तो आप अपनी एसेट बेचते हो, या तो एसेट खरीदते हो। तो जहां बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है उसको कैपिटल ट्रांसफर बोलते हैं। आगे मैंने ये बोला था कि जब आप ये चार हेड पढ़ते हो तो जो शुरू के तीन हेड है, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलैटरल ट्रांसफर, मतलब गिफ्ट जो होते हैं, वो लगातार दिए और दिए जाते हैं। तो इन सब को करंट अकाउंट कहा जाता है। और जो कैपिटल ट्रांसफर्स होता है जिसमें बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, लमसम अमाउंट इन्वॉल्व है, उसको कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। मैंने आपको इतना बताया था, ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई थी और इसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं आया होगा। आगे मैंने ये बोला था कि जैसे गवर्नमेंट डेबिट क्रेडिट में क्या करती है? रिकॉर्डिंग करती है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का ज्यादा है तो उसको सरप्लस या फेवरेबल बीओपी बोला जाता है, और डेबिट बैलेंस अगर ज्यादा है तो इसे डेफिसिट या अनफेवरेबल बीओपी बोला जाता है। आपको इतनी चीजें ध्यान है कि नहीं, आप ये बताओ मेरे को, आपको इतना ध्यान है कि नहीं? ये सब मैंने आपको बताया था। यस सर। यस सर। यस थोड़ा सा रिफाइंड वे में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूँ ताकि आपको और बेहतर समझ आए, ठीक है। हम फ्रेश पेज लेते हैं और उसमें इस चीज को करते हैं। यहाँ पे लिए हम यहाँ पे लिखते, देखो ऐसे प्यार से, बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ पे इसकी ससम्मान मीनिंग लिखते हैं। बीओपी रिफर्स टू अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ध्यान से सब चीजों को देखना। प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट, prepared by government, containing economic transactions आप बुक से देखोगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही पढ़ना आप, ठीक है। बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसको गवर्नमेंट बनाती है, जिसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच के, ठीक है। सबसे पहले तो मीनिंग हो गई। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन टाइप से आता है, आपको इस चीज की भी मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब आपको पता चल गया, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस which
involves transfer of goods and services, ठीक है। ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर होता है उन्हें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। आगे हेड्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के हेड्स क्या क्या हैं, तो आपको मैंने 4 हेड बता दिए हैं ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे। 4 हेड मैंने क्या क्या बताया, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, तीसरा यूनिलैटरल ट्रांसफर, और चौथा मैंने आपको बताया कैपिटल ट्रांसफर। ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। फिर अब आगे आपको जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। तो हमेशा याद रखो बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट को हम बोलते हैं करंट अकाउंट और दूसरे कंपोनेंट को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक कंपोनेंट क्या जाता है करंट अकाउंट, दूसरा कंपोनेंट क्या जाता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब होता है दोस ट्रांजैक्शंस which involves import of goods and service and unilateral transfers। ऐसे ट्रांसफर जिसमें, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट होता है या यूनिलैटरल ट्रांसफर्स होते हैं उन्हें करंट अकाउंट बोला जाता है। और कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है, या ट्रांजैक्शन के साथ आप ना अकाउंट वर्ड लिखोगे तो ज्यादा बेटर, या इसको मैं ऐसा रिफाइन कर देता हूं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ऐसा लिख दूंगा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और इधर मैं लिख देता हूं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन वर्ड अब काम करेगा। कैपिटल अकाउंट की मीनिंग है तो ये लिखना करंट अकाउंट की मीनिंग, और कैपिटल अकाउंट की क्या मीनिंग है, दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच लीड्स टू चेंज इन एसेट और लायबिलिटी, चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटी, जिससे आपके एसेट या लायबिलिटी में बदलाव पड़े उसे कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। आपको करंट अकाउंट क्या क्या होते हैं मैंने बताया है। करंट अकाउंट में मैंने आपको बताया क्या क्या आता है, तो इसमें मैंने आपको बताया विजिबल आइटम्स आते हैं, मतलब सारे गुड्स आते हैं। मैंने आपको बताया इसमें इनविजिबल आइटम्स आते हैं। मैंने आपको बताया इसमें यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आते हैं। विजिबल आइटम का मतलब क्या बताया, गुड्स बताया। इनविजिबल आइटम मतलब क्या बताऊं, सर्विसेज बताऊं, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब क्या बताऊं, गिफ्ट बताएं और रेमिटेंस बताएं। मैंने बोला ये काम बार बार होते हैं इसलिए इसको करंट अकाउंट के हेड में देते हैं। तो आपसे अगर पूछे व्हाट डू यू मीन बाय करंट अकाउंट और कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, तो आपको लिखना होगा विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर। पहले आप बताओ कि मेरी इतनी बार समझ आई कि सिर के ऊपर से गई। यस सर, समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, इधर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जहां कैपिटल आ जाए तो यहाँ पे बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, लमसम अमाउंट इन्वॉल्व है। तो यहां मैं इसको क्या करता हूं, जैसे इसके अंडर हेड बनाने हो तो 2 हेड बना देता हूं, इसमें सब कवर हो जाएगा। बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। बोरोइंग टू का मतलब होता है लोन देना, फ्रॉम होता है लेना। जब आप लोन का लेन देन दूसरे देश से करते हो तो एक तरह का कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। दूसरा इसमें आ जाता है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। जब आप कोई एसेट की खरीदी या बिक्री करते हो तो वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आ जाता है। लास्ट क्लास में मैंने देखो ना आपको ऐसा लिखा था ना, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बोरोइंग, सेल ऑफ एसेट, लोन रीपे, लोन लेंडिंग, ये बात मैंने आपको बोली थी, ये मैंने आपको बोला था। तो इसको मैं क्या कॉमन में कंसीडर कर दे रहा हूं, मैं सीधे बोल रहा हूं बोरोइंग
टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, जो हमने दूसरे देश से लोन लिया या इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, जो एसेट खरीदी या बेची, ये सब कैपिटल अकाउंट में आता है। तो आप पहले तो 3 बातों दिमाग में बिठाओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 कंपोनेंट हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट वो है जो रेगुलर है, कैपिटल अकाउंट वो है जो एक बार होता है, उसमें बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है। करंट अकाउंट के 3 हिस्से या 3 हेड्स होते हैं, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर। और कैपिटल अकाउंट के 2 बड़े हेड, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट। टू एंड फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है या तो हम लेते हैं या तो देते हैं, ठीक है। अब इसमें एक एक पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा, यहां भी एक पॉइंट ऐड करूंगा और यहां भी एक पॉइंट ऐड करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। यहां मैं जो पॉइंट दिख रहा हूं वो है इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड। ये आपको मैंने नहीं बताया था, ये आज मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके लिए नया है आज, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। और इधर भी मैं आपके लिए लिख रहा हूं एक और हेड, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक। ये एक एक नया मैंने आपके लिए जोड़ा है। पहले आप करंट अकाउंट में सिर्फ 3 चीजें पढ़ रहे थे, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर। मैंने चौथा आपके लिए जोड़ा, इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड। ये थोड़ा सा इनकम की स्पेलिंग को अच्छी कर देता हूं, ठीक। और इधर मैंने जोड़ा क्या, फॉरेन एक्सचेंज। ये मैंने एक एक नया जोड़ दिया है आपके लिए। अब मैं आपको जो बोल रहा हूं, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना, ठीक है। सपोज करो, यहां पे पहले इसको हम समझते हैं, इंडिया जो है इसने चाइना को लोन दिया है, लोन दिया है, लोन गिवन, लोन दिया है चाइना को। देना मतलब लेंड करना होता है, दिया है। तो आप मेरे को बताओ, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है कि ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? पहले तो आप ये बता दो मेरे को, भारत ने चाइना को लोन दिया है, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? सर कैपिटल। सीधी सी बात है, कैपिटल अकाउंट है ना यार, बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, आपने लोन दिया है। यस सर। अब मेरी बात को सुनो, चाइना को आपने जब लोन दिया है तो चाइना क्या करेगा, इस लोन पे आपको इंटरेस्ट पे, ब्याज पे करेगा, सही बात है? चाइना इस लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करेगा कि नहीं इंडिया में, हाँ या ना? यस सर। तो एक बार करेगा कि ब्याज बार बार देना पड़ता है, बताओ? सर बार बार देना पड़ता है। तो भारत के लिए ये रिसिप्ट हुई कि पेमेंट हुई? इंडिया के लिए रिसिप्ट है कि पेमेंट है? चाइना अगर हमको ब्याज दे रहा है तो ये हमारी रिसिप्ट है कि पेमेंट है? बोलो। सर सीधी सी बात है ना यार, वहां से पैसे का इनफ्लो हो रहा है इंडिया में, तो ये हमारी रिसिप्ट है, कमाई हो रही है। और अगर मैं बोलता हूं कि इंडिया ने यूएस से लोन लिया होता, लोन टेकन किए रहते हम कहां से, यूएस से, तो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता, किसको, यूएस को, ब्याज पे करते लगातार, तो ये क्या होती, पेमेंट होती, पेमेंट। तो अब मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को सुनो, ये वाला जो चौथा पॉइंट जुड़ा, इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये कैपिटल अकाउंट से होते हुए आता है कि जब आप बोरोइंग करते हो, तो बोरोइंग तो कैपिटल अकाउंट है, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट आप रिसीव करते हो या पे करते हो वो करंट अकाउंट होती है। अब इसको हिंदी में यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि समझ आ जाए, द अमाउंट वी पे और रिसीव as interest on borrowing form part of current account। कितना समझ आई मेरी बात? सर पूरा।
अच्छे से आया भैया। जो लोन ले रहे थे, लोन बड़ा अमाउंट होता है, लमसम अमाउंट है, या दे रहे थे लमसम अमाउंट है, वो कैपिटल अकाउंट है। लेकिन उसपे जो ब्याज मिल रहा है, जो आपकी रिसिप्ट है, या जो आप ब्याज पे कर रहे हो, वो आपको लगातार करना है, छोटा अमाउंट है, तो वो करेंट अकाउंट में आता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो चौथा हेड समझ आया कि नहीं आया यहाँ का, ये बता दो मेरे को, हाँ या ना? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। सब लोग को आ गया? यस सर। कोई डाउट नहीं है इसमें? नो सर। नो सर। तो अब याद रखना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो हेड्स है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के चार कंपोनेंट, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर, और लास्ट क्या होगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो अगर आएगा तो लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, ये बताओ। यस सर। अब इधर क्या लिखा है यहाँ पर? कैपिटल अकाउंट में फॉरेन एक्सचेंज लिखा है ना? यहाँ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज को यहाँ पे इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में बहुत सारा पैसा भारत के जमा होता है, लमसम अमाउंट जमा होता है। ठीक है, लमसम मतलब थोक में पैसा जमा होता है, इसलिए इसको कैपिटल अकाउंट में लेते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है समझ लो आप, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हो तो या तो इससे विथड्रॉ होता है या तो इसमें एडिशन होता है। मैं जो बोला हूं कितना समझ आया? विड्रॉ एडिशन कुछ पल्ले पड़ा कि सिर के ऊपर से गया? ईमानदारी से बोलो, कुछ नहीं समझ आया होगा। मैं सर समझ नहीं आया। हाँ, तो वही बता रहा हूं मैं क्या है। एक्सचेंज रिजर्व जो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पेमेंट करने के लिए काम आता है। ठीक है, जब आप विड्रॉ करते हो तो विड्रॉ करने का मतलब बेसिकली होता है कि आप इस फॉरेन एक्सचेंज को मनी में कन्वर्ट कर रहे हो। कौन से मनी में? इंडियन रूपी में कन्वर्ट कर रहे हो। आपने फॉरेन एक्सचेंज अगर निकाला है तो ये माना जाता है कि आपने उसको वापस से रुपए बना लिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यूएस घूमने गया, मैंने अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रखा था मान लो $500 का। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जब मैं इंडिया वापस आया तो मेरे पास $100 बचा था। तो अब इंडिया में इसको मैं क्या इस्तेमाल करता, तो इसको वापस से मैंने रिकन्वर्ट करा दिया हमारे इंडियन रूपी में। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अच्छे समझना। मैं कहाँ गया था? यूएस गया था, मेरे पास फॉरेन करेंसी थी $500 की। अब मैं भारत वापस आया हूं तो मेरे पास $100 बच गया है, तो मैं $100 क्यों रखूं? मैं $100 को क्या करता हूं? इंडियन रूपी में कन्वर्ट करा देता हूं। तो ये माना जाएगा मेरा फॉरेन एक्सचेंज कम हुआ, विड्रॉ हुआ, और इंडियन रूपी बढ़ गया मेरे पास। और जब फॉरेन एक्सचेंज एडिशन की बात होती है तो फॉरेन एक्सचेंज एडिशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने क्या किया, जो आपका रूपी था ये देकर और फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज खरीदी है, तो इससे आपका रूपी लेस हुआ है और आपका फॉरेन एक्सचेंज की करेंसी बढ़ी है। आपके अभी भी सिर के ऊपर से गया होगा, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो है जो फॉरेन पेमेंट करने के काम आता है। जब इस रिजर्व से आप पैसा निकालते हैं और उसको वापस मनी में कन्वर्ट करते हो तो इंडियन रूपी बढ़ता है, तो ये भारत का गेन है, फायदा है, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा कम हो रहा है और मनी इंक्रीज हो रहा है। और जब फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व में आप क्या कर रहे हो और फॉरेन करेंसी ऐड कर रहे हो, तो भारत का रुपए खर्च करके ही तो फॉरेन की करेंसी लिए होगे, तो ये आपका एक्सपेंस है या लॉस है? अब बताओ कितनी समझ में आई मेरी बात? सर पूरी समझ में आया। बाकी क्या है, कितना समझ में आया? आया कि सिर के ऊपर से? क्या ईमानदारी से बोलो। सर आ गया। एडिशन वाला समझ नहीं आया भाई जैसे टोनी भाई, मैं रिजेक्ट कर दे रहा हूँ। ये कौन है भाई? सॉरी। तो भाई इतना याद रखने रखो, एडिशन का मतलब ये होता है कि आपको फॉरेन में और पेमेंट करनी है, तो अपने रिजर्व में आप फॉरेन करेंसी बढ़ाना चाहते हो, तो आप अपने भारत का रुपए देके ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी खरीद रहे हो, तो भारत से रुपए जा रहा है ना, तो ये आपका एक्सपेंस या खर्चा है। और जब आप फॉरेन एक्सचेंज से पैसा निकाल ले रहे हो तो आप उसको वापस मनी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये आपका गेन है।
तो याद रखना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जितना विड्रॉ करोगे ये आपका प्रॉफिट है, फायदा है, और जितना फॉरेन एक्सचेंज में आप अमाउंट ऐड करोगे फॉरेन करेंसी तो उससे भारत का रुपए कम होता है, तो ये आपका एक्सपेंस है। तो ये जो है क्रेडिट हो जाएगा गेन, और ये जो एक्सपेंस है ये डेबिट हो जाएगा। ठीक, तो अब ये बात को दिमाग में बिठाओ भैया कि 4 कंपोनेंट होते हैं करंट अकाउंट के, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर, रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर अब्रॉड। और कैपिटल अकाउंट में 3 आइटम होते हैं, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का बेसिकली मेन कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, आना चाहिए, और इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले आपको अभी भी कोई समस्या है, आप अपने आप को अनम्यूट करो और मेरे से पूछो कि सर हमको ये चीज जो है बिल्कुल समझ नहीं आई, तो मैं आपको दोबारा कम से कम समझा सकूं, मैं आपको कम से कम ये समझा सकूं। क्या आपको ये समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. Yes, अब sir. आगे अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो याद रखना 3 तरह का स्ट्रक्चर होता है। या तो सरप्लस होता है बीओपी, या तो इक्विलिब्रियम पे होता है जिसको केवल बीओपी बोलते हैं, या तो डेफिसिट में बीओपी होता है। सरप्लस को फेवरेबल बीओपी भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, डेफिसिट को अनफेवरेबल बोला जाता है। बताया हूं क्या लास्ट क्लास में ये? यस सर। आपको ये आ गया समझ में? यस Yes, सर। sir. आपको पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी तक समझ आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। Yes, आगे है। अब नया कंसेप्ट देख लो, बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही जुड़ा है। ये कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, बीओटी का। ठीक है, बहुत इजी सा, अगर आपको बीओपी समझ आ गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ आ गया है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आपको बता रहा हूं, बहुत सीधा सा है। बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन export of goods and import of goods। जो सामान का आप एक्सपोर्ट करते हो या सामान का इंपोर्ट करते हो, उसके बीच का जो बैलेंस होता है उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बीओटी इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अच्छा, गुड्स कैसा आइटम है, विजिबल कि इनविजिबल? सर विजिबल। विजिबल आइटम है ना, तो बीओटी का एक और नाम होता है, इसको बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं। और आपको इस बात को दिमाग में एकदम अच्छे से बिठाना होगा कि जब आप बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हो तो यहाँ पर ओनली गुड्स के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की बात की जाती है, या केवल विजिबल आइटम के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की बात की जाती है। यहाँ पर यूनिलैटरल ट्रांसफर या इनविजिबल आइटम को नहीं लिया जाता। क्या आपको अभी तक मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ। यस सर। Yes, sir. आप इसमें मेरे को ये बता दो, यहां पर मैं अगर बोलता हूं सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड तो इसका क्या मतलब होगा, और अगर मैं बोलता हूं डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड तो इसका क्या मतलब होगा? सर सरप्लस बीओटी फेवरेबल रहेगा। हाँ, क्या मतलब होगा इसका? सर मतलब कि एक्सपोर्ट ज्यादा है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट से। वेयर एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट, अगर आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से। देखो, एक्सपोर्ट से पैसा आता है, फायदा, क्रेडिट। इंपोर्ट से पैसा जाता है, डेबिट। तो जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है तो सरप्लस है, और जब आपका इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो वो क्या होगा, डेफिसिट होगा। डेफिसिट। परफेक्टली समझ आया कि डाउट है? सर परफेक्टली। तो परफेक्टली समझ आ गया। अब इससे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, तो तुमको क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, बना लो बैलेंस ऑफ पेमेंट का और बैलेंस ऑफ ट्रेड का, डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्जाम में पूछता है।
बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्जाम में पूछता है। इसका सैटरडे को एक आध टेस्ट वेस्ट दे दोगे क्या? यस सर। तो मैं डिस्टिंग्विश क्या क्या बना सकता हूं? एक तो मैं बनाऊंगा यार मीनिंग, दूसरा मैं बनाऊंगा कंपोनेंट। क्या बनाऊंगा? कंपोनेंट। तीसरा मैं क्या बना सकता हूं, आप बताओ? सर एग्जांपल। स्कोप बनाता हूं मैं। क्या बनाऊंगा? स्कोप। चौथा कैपिटल ट्रांजैक्शन या कैपिटल ट्रांसफर। और आखिरी जो मैं बनाऊंगा वो होगा, थोड़ा सा आपको विजिबल है कि दिख नहीं रहा है? सेटलमेंट। विजिबल है। सेटलमेंट। अब ना थोड़ा सा ध्यान से सारे डिफरेंस को मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, ये 5 ध्यान रखना। मीनिंग आप लिख दोगे दोनों की, मुझे विश्वास है आपको दिक्कत नहीं आएगी। लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? यस सर। हाँ लिख पाएंगे। दोनों की मीनिंग हो जाएगी। कंपोनेंट की बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं? तो इसमें विजिबल आइटम भी आता है, इसमें इनविजिबल भी आता है, इनविजिबल। अच्छा इसमें यूनिलैटरल भी आता है, और इसमें रिसिप्ट और पेमेंट। कैपिटल भी आता है। कितना क्लियर है? ठीक। सर और पूरा। इधर अगर मैं लूंगा तो सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा? विजिबल। विजिबल आइटम। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ये भी तो बोला जा सकता है बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट है। अगर ऐसा बोलूं तो कुछ गलत है क्या? नो नो सर। सर। तो अगर मैं बोलता हूँ ये हाँ बेटा, सर तो उस हिसाब से बैलेंस ऑफ पेमेंट का वाइडर स्कोप रहेगा ना बैलेंस ऑफ ट्रेड से। स्कोप में हम लिख देंगे वाइडर स्कोप, और यहाँ क्या लिख देंगे? नैरो स्कोप। सही बात है गलत बात है? यस सर। सही है सर। है ना? कैपिटल ट्रांसफर या होता है, कैपिटल ट्रांसफर इज डन, यहाँ पे कैपिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और यहाँ पर सिर्फ गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो नो कैपिटल ट्रांजैक्शन इज डन। सही बात है गलत बात है? सही बात। सर। डिफरेंस टफ है कि इजी है? सर इजी है। सर। अच्छा, सेटलमेंट की बात की जाती है तो सेटलमेंट का थोड़ा सा हिसाब किताब अच्छे से समझ लो। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड तुम्हारा अनफेवरेबल हो गया, क्या हो गया? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। मतलब आप नुकसान में अगर जा रहे हो बैलेंस ऑफ ट्रेड में, तो इसको मेट किया जा सकता है या कंपनसेट किया जा सकता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट से। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत सारे तरह के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, कैपिटल। तो यहाँ पैसा ज्यादा है, तो अगर यहाँ कम पड़ गया कल को बैलेंस ऑफ ट्रेड में, तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट से उसकी भरपाई कर देना। कितना क्लियर है मेरी बात? सर क्लियर है पूरा। समझ आ सर पूरा क्लियर है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तुमको नुकसान हो रहा हो ना, तो जो तुम्हारा इधर उधर के सोर्सेज से पैसा आया है उसे भरपाई कर देना, ये कर सकते हो, अलाउड है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं ना अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मतलब आपका पूरा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही नुकसान में जा रहा है, तो इट कैन नॉट बी मेट बाय फेवरेबल बीओटी। कितना भी अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दो, बाकी चीजों में नुकसान हो रहा है तो भरपाई तुम नहीं कर पाओगे। ये डिस्टिंग्विश लगे तो लिख दो भी आप लोग। और ये जो लिख रहे हैं, ये बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है और बिल्कुल मत भूलना। हो पाएगा आपसे ये? यस सर। यस कैसा है? चैप्टर टफ है क्या ये बताओ? नो सर इजी है। सर। है ना? तो बेटा ये आज हम कर रहे हैं। अब इसमें आपका क्या टॉपिक लेफ्ट बचा है मैं आपको बता दे रहा हूं। बाकी आप जैन एंड और या गर्ग खोलोगे, आपको एक एक लाइन पढ़ते बन जाएगी और एक पैसे का दिक्कत नहीं आएगी आपको। दो तरह के आपको मुझे ट्रांजैक्शंस के बारे में अभी बताना बचा है। एक है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन या ऑटोनोमस आइटम, और दूसरा अकोमोडेटिंग आइटम। ये सिर्फ 10 मिनट का है, तो कल शाम को मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा। इसको सिर्फ एक बार रीड आउट कर देना, तो इससे आपका ये चैप्टर जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। कल बीएसटी पढ़ेंगे अपन 10:30 बजे, डायरेक्टिंग, है ना? शाम को मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा 10 मिनट की, पढ़ लेना। और सैटरडे को थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक अच्छा टेस्ट दे दो। कर पाओगे ऐसा? यस सर। तो हम लोग सैटरडे को मान के चलते हैं, हम लोग टेस्ट दे रहे हैं। ये दो चीजें मैं आपको भेज दूंगा भैया, इसको आप कर देना, ठीक है? तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो चैप्टर है ना, वो ससम्मान क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
ठीक है, आज ये करो, आपका इतना काफी है। रिकॉर्डिंग अभी ग्रुप में मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर।